Assalamu alaikum everyone. I welcome you on my YouTube channel, The Diverse Learning. You are watching this demo lecture for the online English grammar course, which is a paid course. And since it is a paid course, इस demo lecture के अलावा बाकी lectures आपको privately email के through मिल जाएंगे once you are enrolled in it. So without further ado, let's begin the lecture. सिंस आज ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और डेमो लेक्चर है तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी कोर्स जो है वो किस चीज़ के ऊपर है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोर्स जो है हमारी वो ग्रामर के ऊपर है, तो हम इस कोर्स में पूरे ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वो भी इन डिटेल। सो कोर्स कंटेंट हमारे पास मौजूद है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम बिगेन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो आज वाले लेक्चर के साथ ही है, जिसमें हम बेसिक यूनिट से स्टार्ट कर लेंगे, जिस तरह लेटर्स क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, देन सेंटेंसेस की टाइप। ये आज के लेक्चर में शामिल होगा। उसके अलावा जो कल से हम प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, सच एज नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद देयर टाइप्स एंड काइंड्स। इसके बाद हम टेंसेस पर जाने वाले हैं और इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक टेंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर यूजेज समझ सकते हैं, उसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन, फार्मूलेशन, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स। और इसी तरह से बाकी जितने टॉपिक्स हमारे ग्रामर के रह जाते हैं, जिस तरह मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है, पैसिव वॉइस है, मॉडल्स इन पैसिव वॉइस है, कॉजेटिव वर्ब्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, पंक्चुएशंस है और नरेशंस, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 41 to 42 डिटेल्ड लेक्चर इस कोर्स के होने वाले हैं, जिसमें पूरी कोर्स कवर है। इस कोर्स के बारे में मजीद मालूमात के लिए या इस कोर्स को एनरोल करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। लेट मी हाईलाइट द नंबर अगेन। यस, हेयर द नंबर इज गिवन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, डू कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Since we are taking the first step, let's begin it with a beautiful quote. And the quote says, "Journey of 1,000 miles begins with the first step." So hope you and I are ready with the first step. Okay, so introduction to the course. We are learning English language, and why we are learning English language? Because English is an international language. And what does it mean to be an international language? English का international language होने से मतलब क्या? It means English officially, not officially, but English is spoken all over the world. English जो है पूरी दुनिया में बोली जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। कुछ कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज होती है, कुछ में सेकंड ऑफिशियल के तौर पर यूज होती है, बट इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है क्योंकि ये पूरी दुनिया में बोली जाती है। और उसके अलावा इंग्लिश के साथ दो और कॉन्सेप्ट्स भी एसोसिएट होते हुए आपने देखे होंगे, इंग्लिश एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम पाकिस्तान जो है या एशियन कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाती है और बांग्लादेश भी आ जाता है, तो यूँ समझे कि हम जो है पहले ब्रिटिश की कॉलोनीज थे। तो सिंस इंग्लिश जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड की जो है नेटिव लैंग्वेज है, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर इम्पोज कर दी थी। उसी वजह से हमारे कंट्रीज में आज भी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इवन कि हमारे पास पाकिस्तान में इंग्लिश को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब कि आपके पास आपकी कंट्री में एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑलरेडी है जो कि उर्दू है, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। इसीलिए आपको हर लीगल काम में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है। आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, लेटर लिखना होता है, कोई भी लीगल गवर्नमेंट का काम करना होता है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। वाई? बिकॉज इट इज यूज्ड एज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द पाकिस्तान। और इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कई और इंटरव्यूज में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। दैट्स वाई पाकिस्तान में इंग्लिश को सीखना, समझना, लिखना विद अप्रोप्रिएट स्किल्स इज टू मच नेसेसरी। गॉट इट? और इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है? फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि आप कहीं बाहर चले जाते हैं और उस लैंग्वेज को यूज करके फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। जैसे कि अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से आप देखते हो, तो चाइना में जो इंग्लिश यूज होती है या सीखी जाती है, वो एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाती है। वो सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि आपने एक फॉरेन लैंग्वेज आपके पास, उसको सीखनी है ताकि आप बाहर चले जाते हैं तो कम्युनिकेशन पर्पज पूरा हो सके, राइट? पर पाकिस्तान में जो कि ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ अब स्टार्ट करते हैं, जो कि हम इस कोर्स को बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में द अल्फ़ाबेट्स कहते हैं या वो लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में मौजूद हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं साउंड को और सिंबल्स को।
साउंड्स को और सिंबल्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंबल लिखता हूँ, यस दिस सिंबल ए, and I'm writing another B. Now these two are symbols, and what they are doing, they are representing a symbol, a sign, and also a sound. अब ये जो सिंबल है ये किस तरह से प्रोनाउंस होता है? दैट्स अ डिफरेंट डिबेट के वर्ड्स में वो डिफरेंट वे से प्रोनाउंस होता है, बट इसका जो बेसिक साउंड है वो क्या है? एंड इसका क्या है? ब। सो इट मीन्स ये साउंड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ साथ साइन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बा साउंड है वो इस तरह से लिखा जाता है, जो अ साउंड है वो इस तरह से लिखा जाता है। गॉट इट? तो इस तरह के हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, उनके अंदर भी फर्दर डिविजन्स बने हुए हैं। सिंस ये एक एडवांस लेवल की कोर्स है तो इसमें इन चीज़ों को हम बिल्कुल जल्दी से कवर करेंगे ताकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन पर फिर जल्दी से हम मूव ऑन कर लें। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में डिवीजन क्यों की गई है? क्योंकि वोवल्स कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं, जिस तरह के यहाँ पर मेंशन है ए ई आई ओ यू। These are called vowels and these are special. Why they are special? Because without them in English you cannot form a meaningful word. आप एक meaningful word नहीं बना सकते इनके बगैर। तो ये जो 5 वर्ड्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं किसी भी अल्फाज के लिए। अच्छा, इनके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है सेमी वोवल्स का। जब कभी ये 5 वर्ड्स किसी अल्फाज में ना हो फिर भी वो अल्फाज मीनिंग दे रहा हो तो वो हमारे पास सेमी वोवल वाई और डब्ल्यू की यूजेज से होता है। जिस तरह के हमारे पास एक वर्ड है फ्लाई या क्राई, दोनों में अगर देखें तो आप कोई भी आपको वोवल नजर नहीं आएगा, बट एट द एंड वाई आपको नजर आएगा। इट मीन्स जो वाई यहाँ पे यूज हुआ है वो सेमी वोवल के तौर पर यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन 5 के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास बच जाते हैं लेटर्स वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, एंड दोज आर 21। गॉट इट? अच्छा, अब ये वर्ड्स लेटर्स जो हैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के जो कॉम्बिनेशन है ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है BOY बॉय, गर्ल, क्रिकेट, पोएट्री एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? वोवल एंड कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन है। और वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पास मौजूद है। अब यही वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेजेस बनाते हैं, और यही फ्रेजेस मिलकर क्या बनाते हैं? क्लॉजेस या सेंटेंसेस बनाते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन फिर किसी चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम वर्ड्स और वर्ड्स के बाद सीधा सेंटेंस पर चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो वर्ड्स मिल जाते हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाए और वो कुछ मीनिंग देने लगे तो वो आपके पास फ्रेजेस कहलाते हैं। कुछ मीनिंग, रिमेंबर, नॉट कंप्लीट मीनिंग, सम लिटिल सेंस। इट मींस ये कुछ सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं है बट दे आर गिविंग सम सेंस, तो वो हमारे पास फ्रेजेस कहलाते हैं। जैसे कि द बिग ब्लैक व्हीकल इन अ हरी इन द कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम। नाउ ये जो 3 हमारे पास फ्रेजेस हैं ये मीनिंग दे रहे हैं, थोड़ी सी मीनिंग दे रहे हैं, कुछ सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रेजेस। उसके बाद आते हैं क्लॉजेस। फिर क्लॉजेस को भी डिटेल में एक चैप्टर है। क्लॉज में आपके पास वर्ब का होना जरूरी होता है और सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, तब जाके वो एक क्लॉज बनती है। और वो क्लॉज आपको पूरी मीनिंग भी दे सकती है जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज, या हाफ मीनिंग भी दे सकती है जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। बिकॉज यू लुक गुड। नाउ ये एक हमारे पास क्या है? मीनिंग तो दे रही है बट हाफ है, लेकिन इसमें क्या है? सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड, अगेन ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये हाफ मीनिंग दे रही है। इसी तरह क्लॉजेस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फ्रेजेस का भी एक बड़ा चैप्टर है, जिनको हम अपनी कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास हो चुका है इंग्लिश का, उसके स्टेटस का, जैसे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद हमने अल्फाबेट समझ लिए हैं, वोवल्स कॉन्सोनेंट समझ लिए हैं, वर्ड समझ लिए हैं। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेंटेंसेस। हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। देन जो बाकी लेक्चर आने वाले हैं उनमें हम फर्दर टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डिटेल्ड चैप्टर आने वाला है। गॉट इट? सो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स such as nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, etc., which can stand alone to give complete meanings and complete sense. सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फिर आपके पास नाउन्स आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं, वर्ब्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं और एडवर्ब्स आ जाते हैं। ठीक है। ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? अच्छा, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाएं और स्टैंड अलोन करें और मीनिंग कंप्लीटली दे दें, इनको किसी और चीज़ की जरूरत ना हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है। मतलब एक कंप्लीट मीनिंग देने वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपके पास सेंटेंस कहलाता है। बाबर आजम एग्जाम्पल देख लें। बाबर आजम इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। नाउ इन दिस सेंटेंस आपको एक पूरी की पूरी मीनिंग मिल रही है, और इस सेंटेंस को किसी और अल्फाज की या किसी और फ्रेज की या किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
अ सेंटेंस। ठीक है। अब ये सेंटेंस तो बेसिक है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को फर्दर डिवाइड करके समझते हैं ताकि मजीद हमें एक सेंटेंस को समझने में आसानी हो। देन हम उसी सेंटेंस के फर्दर जो है टाइप्स को भी समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, द गर्ल इज क्यूट, आई एम रीडिंग अ बुक। ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और स्टैंड अलोन कर रहे हैं, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इसीलिए हमारे पास ये सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनता है वो बनता है, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब दो हिस्सों से मिलकर हमारा जो है सेंटेंस बन रहा होता है। और वो दो हिस्से कौन से होते हैं? द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक है। हेयर इट इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, उसको समझने के बाद हम जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है पहले उसकी डेफिनेशन समझ लो। अच्छा, सब्जेक्ट की हमेशा दो डेफिनेशन होती है, दोनों को समझ लिया करें। कुछ लोग एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ के, मोस्टली ये वाली, द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन, उसी को माइंड में बिठा लेते हैं, और दूसरी सेंस में सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते, फिर उन्हें कंफ्यूजन भी होती है बाद में सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हुए। The subject is a part of sentence that names the person or thing we are speaking about. Remember, ये एक definition है sentence की, कि sentence, सॉरी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें हम किसी शख्स को, किसी चीज को या किसी जगह को नाम देते हैं, या वो एक ऐसा पार्ट है जिसके अबाउट हम सेंटेंस में बात करने वाले हैं। ठीक, एक डेफिनेशन ये। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है, द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन। कि सेंटेंस, नॉट सेंटेंस, सॉरी, इसको रिमूव करके सब्जेक्ट कर लेना। ठीक है। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन को कर रहा हो, एक्शन परफॉर्म करने वाला हो, वो हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल्स के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। जो हाईलाइट मैंने वर्ड्स किए हुए हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट है। असलम प्लेज क्रिकेट। नाउ अगर आप इस पार्ट को देखते हो, या हाईलाइटेड है, इट मीन्स कि ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में हम इस असलम के बारे में बात कर रहे हैं, और ये असलम एक नाम है, एक शख्स का नाम है, एक लड़के का नाम है। और असलम इस सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज वाई असलम इज आवर सब्जेक्ट। कराची इज अ सिटी। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। अगर आप उस डेफिनेशन के मुताबिक देखो कि सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एनी एक्शन, तो इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सब्जेक्ट की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के बाद आपको पता चलेगा कि कराची भी हमारा सब्जेक्ट है। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज नेमिंग समथिंग, सम प्लेस। ठीक है। और पूरा सेंटेंस जो है वो इस कराची के अबाउट है। इस पूरे सेंटेंस में इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो इस कराची के अबाउट दी गई है, दैट इज वाई कराची इज द सब्जेक्ट। गॉट इट? तो हाइलाइटेड वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। अब प्रेडिकेट को समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन दे रहा हो सब्जेक्ट के अबाउट, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा द प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो। Pakistan is a democratic country. Now see the highlighted phrase is a democratic country. This phrase is adding some information for this word Pakistan, for this subject Pakistan. It means this highlighted phrase or this highlighted part of the sentence is the predicate. Got it? You are a brave person. Again, the highlighted part of the sentence giving information about the subject, and the part which gives information about the subject is the predicate. Got it? तो ये दो एग्जांपल्स दोनों की मैंने दे दी हैं। होप के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आपको सेंटेंसेस जितने भी सामने आ जाएं, एक टास्क आपके पास यहाँ पर, छोटी सी, नॉट अ टास्क बट एक्टिविटी आपके पास ये है कि आपने 5 सेंटेंसेस ढूंढने हैं। गॉट इट? कहीं से भी रीड करने हैं, उनको लिख देना है। लिखने के बाद उसमें से सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट करना है, बताना है मुझे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। एंड वंस यू आर डन विद द असाइनमेंट, यू कैन सेंड मी ऑन माई ईमेल एड्रेस और द नंबर गिवन बिलो, जो नंबर मैंने ऊपर भी दिया हुआ था। ठीक है। ओके। अब हम लेक्चर की तरफ आगे चलते हैं। हमारे लेक्चर में मजीद जो टॉपिक इन्वॉल्व है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस हमने समझ लिया था, देन अब उस सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। और इन टाइप्स को समझना क्यों ज़रूरी है वो आपको पता भी चले कि हम डिफरेंट एक्सप्रेशन किस तरह करते हैं इंग्लिश में। दूसरी बात, जब आगे हम टॉपिक्स पढ़ते हैं सच एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें भी हमें बहुत
रोल होता है इन टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, क्योंकि एक टाइप ऑफ द सेंटेंस डिफरेंट तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज होती है और दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस डिफरेंट तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज होती है। दैट इज वाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना अच्छे से ज़रूरी है। और लेक्चर और कोर्स को बिगिन करने के लिए बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि हमने आज इसको बिगिन किया हुआ है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझते हैं। सबसे पहले जो टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास मौजूद है वो है द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इट इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एनी फैक्ट, ओपिनियन और स्टेटमेंट। ये सिंपली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई फैक्ट बता रहे होते हैं, कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो इनको हम क्या कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, इमरान बिलोंग्स टू लसपेला, मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स 5 times a day, बाबर आजम इज अ क्रिकेटर, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें आपको क्या मिल रहा है? आपको कोई फैक्ट मिल रहा है, कोई ओपिनियन मिल रहा है, कोई स्टेटमेंट मिल रही है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब उसी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जैसा कि हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, इमरान बिलोंग्स टू लसबेला, मुस्लिम ऑफर्स प्रेयर्स 5 times a day। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे होते हो, जिसमें आप कोई चीज बता रहे होते हो यस में, कोई स्टेटमेंट, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह रहे होते हो। ठीक है, ये टाइप 1 है इसकी, और इसको टाइप 2 कर देना 1.2। ठीक है। द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो तो स्टेटमेंट यस वाली स्टेटमेंट थी, अफर्मेटिव थी, जो ऊपर एग्जांपल्स भी हमने लिखे हुए हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें भी होती तो स्टेटमेंट है, लेकिन उस स्टेटमेंट या उस फैक्ट या उस ओपिनियन की नेगेशन होती है, यानी उसमें इनकार होता है। जैसे कि दे आर नॉट ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस, द गवर्नमेंट इज नॉट अथॉरिटेटिव, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट अटेंटिव इन आवर क्लास, वी आर नॉट टेकिंग द लेक्चर। अब जितने भी सेंटेंसेस थे उनमें क्या था? नॉट आपको मिल रहा था, नेगेशन मिल रही थी, इनकार मिल रहा था। इसीलिए ये आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस की टाइप, यहाँ जो फर्दर डिवीजन थे उसमें से नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे 1 था वो अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया है, उसको आप 1.1 करके आपने कर देना है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। अच्छा, अब जितने आपने आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने जाते हैं, पढ़ते जाएंगे, हर टाइप ऑफ सेंटेंस की आपने 5 एग्जांपल्स लिखनी है या ढूंढनी है। ठीक है। इफ़ यू आर नॉट गुड इन ग्रामर, तो आपने क्या करना है? ढूंढनी है कहीं से, फिर मुझे बतानी कि ये डिक्लेरेटिव है, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चंस। द इंटेरोगेटरी साइन, ये वाली साइन जिसको हम इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं या इंट्रोगेटरी साइन कहते हैं, इज मस्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया हो उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का होना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, विच ड्रेस यू लाइक टू वेयर, व्हाट आर योर गोल्स। नाउ सी, इन दो सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ चीज के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब ये सेंटेंसेस क्या है? इनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक हो गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और फर्दर इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ सेंटेंस आ जाती है, जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस? दीज आर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट गिव अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट, सजेस्ट समथिंग और प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई कमांड दी गई हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो, जिसमें किसी चीज़ की सजेशन दी गई हो या किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लोगे फर्दर समझ आ जाएगी। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में ये है कि उनमें यूजुअली सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता होता है, सब्जेक्ट बोलने वाला हमें उस टाइम पता होता है कि सेंटेंस में हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, सामने वाले से हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, सच एज आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या किसी को कमांड कर रहे हो या फोन पे भी दे रहे हो, तो आपको पता है कि आप किसको कह रहे हो, तो सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, और यूजुअली सब्जेक्ट को ओमिट भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लो, क्लोज द डोर,
अब ये क्या है, ये एक कमांड है। आप किसी को दरवाजा बंद करने का कह रहे हो, जाहिर सी बात है आप उसकी तरफ इशारा करके या उसकी तरफ देख कर कहोगे तो वो समझ जाएगा, तो इसीलिए सब्जेक्ट का मेंशन करना जरूरी नहीं होता यहाँ पे। डोंट टच माई फोन, ये भी एक तरह से कमांड है, ठीक है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ये प्लीज वर्ड आ गया तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मल बन गया, और फॉर्मल में हमारे पास ये एक रिक्वेस्ट बन गई, ठीक है। टेक रेस्ट, यू लुक एग्जॉस्टेड, अगेन ये एक सजेशन है, आप किसी को देख रहे हो कि वो थका थका सा लग रहा है तो आप उसको कह रहे हो कि आप रेस्ट कर लो, आप थके थके लग रहे हो, तो एक तरह से सजेशन है। ये कौन से सेंटेंस में आ जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब इंस्ट्रक्शन हम किस तरह देते हैं, सपोज कोई डिश वगैरह बना रहे हो या कोई कार ड्राइविंग सिखा रहे हो तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं ना, कि पहले आपने इस तरह करना है, देन आपने इस तरह करना है, तो उसको भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हो। फर्स्टली बॉयल द वाटर, देन पोर ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन है और ये भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं विद एग्जांपल्स। अब आपकी टास्क और एक्टिविटी ये है कि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इफ यू कैन राइट इट्स गुड, राइट एंड सेंड मी, इफ यू कैन नॉट राइट जस्ट रीड एंड फाइंड आउट एंड हाईलाइट देम एंड देन सेंड टू मी। गॉट इट? आगे चलते हैं। फोर्थ हमारे पास जो टाइप या काइंड ऑफ सेंटेंस आ जाता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दीज आर अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स और सडन सेंसेशंस। अब एक इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम बहुत जज्बाती होकर बोलते हैं, अपने जज्बात जाहिर करते हैं। दैट जज्बात कैन बी खुशी के, गम के, या उदासी के, उस तरह के जब भी आप एक्सप्रेस करते हो तो आप क्या करते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हो। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, अब आप किसी चीज के लिए तारीफ, आपने एक बहुत अच्छा सनसेट देखा तो आप उसकी तारीफ करने के लिए, एडमायर करने के लिए आप किस तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हो, अपनी लैंग्वेज में करते होगे। इंग्लिश में जब करते हैं तो हम इस तरह करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, हाउ एक्साइटिंग, हाउ मेनी पीपल आर हियर, व्हाट अ टेरिबल मूवी, व्हाट अ मेस, hooray we have done it, Alas, he died. Now see, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम इमोशंस या एक्सप्रेशंस पर गौर कर रहे होते हैं, तो इनकी जब प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक गम का सेंटेंस कह रहे हो, जिस तरह के लास्ट वन है, एलस ही डाइड, और आपकी जो टोन है वो एक्साइटेड है या आप खुशी से कह रहे हो, तो आपने एक्सप्रेशंस को समझना जरूरी है। और ये भी एक रीजन है कि हम टाइप ऑफ सेंटेंस को क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि किस तरह के सेंटेंस को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये दो सेंटेंस जिस तरह देख लें, हुर्रे वी हैव डन इट, आप इसमें खुशी जाहिर कर रहे हो तो आपका टोन भी एक खुशी की तरह होता है, एक्साइटमेंट की तरह होता है। और जब गम जाहिर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है डाउन होता है थोड़ा सा, एलस ही डाइड। ठीक हो गया, इसमें आप सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हो, और ऊपर वाले सेंटेंस में आप क्या एक्सप्रेस कर रहे थे, आप खुशी को एक्सप्रेस कर रहे थे, इसीलिए दोनों को प्रोनाउंस करने का वे भी चेंज था। एक लास्ट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क जो यहाँ पे दिया गया है वो मस्ट होता है। ठीक है, जिस जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखने लगोगे या इनको पहचानने की भी एक ये बेहतरीन हमारे पास ऑप्शन है कि हम देख लेते हैं कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुई है। जहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुई होती है वो आपके क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हमारे पास एक और टाइप ऑफ सेंटेंस आ जाती है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, दीज आर अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, डिजायर और होप फॉर समथिंग टू हैपन। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप किसी के लिए विश जाहिर कर रहे हो, कोई ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो, किसी को बदुआ दे रहे हो, किसी को दुआ दे रहे हो, किसी के लिए कोई उम्मीद जाहिर कर रहे हो, तो वो आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स, मे यू हैव अ ग्रेट डे, I wish you all the best in your new job. May God bless you. I hope you get well soon. अब ये भी सेंटेंसेस हमारे पास क्या जाहिर कर रहे हैं, किसी में हम, अच्छा गो टू हेल जिसमें आप बदुआ दे रहे हो, दुआ देना, बदुआ देना, ख्वाहिश जाहिर करना हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। अच्छा नाउ हेयर डोंट वरी कि आपको ये सेंटेंसेस बनाने ना आ रहे हों, बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग लेक्चर, हम जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं।
ठीक है। अब सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, दैट्स नॉट द जॉब राइट नाउ, बिकॉज हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हम जैसे जैसे ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच टू टेंसेस टू मॉडल्स टू पैसिव वॉइस टू कॉजेटिव वर्ब्स एंड टू लेटर ऑन टॉपिक्स, तब हमें जाके समझ आएगी कि हाँ सेंटेंसेस को किस तरह बनाते हैं, किस तरह बोला जाता है, किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। फिलहाल जो बेसिक नॉलेज है वो गेन करना इंपॉर्टेंट है। तो फिफ्थ टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑफ इट्स क्लियर। सिक्स्थ की तरफ हम चले जाते हैं, हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंसेस। ये नाम से ही ज़ाहिर आ रहा होता है, ये दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन दो सेंटेंसेस भी कौन से, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मैंने ऊपर बताया था कि क्लॉजेस को हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉजेस जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो एक ऐसी क्लॉज होती है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, और वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड अलोन कर सकती है, यानी कि उस क्लॉज को किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टैंड अलोन कर रही होती है। अब इस तरह की दो क्लॉजेज अगर ज्वाइन हो जाती हैं विद द कंजंक्शन, अब डोंट वरी कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को मिलाता है, जिसको हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी कोर्स में, ठीक है। तो इस तरह की दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो स्टैंड अलोन कर रही हो, फिर भी उनको ज्वाइन किया गया हो विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई स्पेंड हॉर्स इन द लाइब्रेरी। अब नाउ सी, ये दो सेंटेंसेस स्टैंड अलोन कर रहे हैं, आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई स्पेंड हॉर्स इन द लाइब्रेरी। ये दोनों स्टैंड अलोन कर रहे हैं, फिर भी हमने हमने क्या किया है, कंजंक्शन एंड को यूज करके इन दोनों को ज्वाइन किया है, कंज्वाइन किया है। तो इसका मतलब क्या है, हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, जिन सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, ठीक है। फिर इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है दो रिलेटेड आइडियाज को ज्वाइन कराना। अब देखो, आई लव रीडिंग बुक, बुक से मतलब मुझे पसंद है बुक, या मुझे मोहब्बत है बुक्स पढ़ना, ठीक है। आई स्पेंड आवर्स इन द लाइब्रेरी, में लाइब्रेरी में घंटों स्पेंड करता हूँ। दोनों आइडियाज रेलेवेंट हैं, रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन किया गया है कंजंक्शन से, तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। अब सेवंथ हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स क्या होता है, कम्प्लेक्स भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज हो। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, अगेन बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि डिपेंडेंट क्लॉज उस क्लॉज को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, लेकिन वो पूरी क्लॉज किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी अकेले वो अपनी मीनिंग पूरी ना कर पा रही हो, उसको किसी और क्लॉज की जरूरत हो अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए, उस क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब जस्ट यहाँ पर मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्लॉजेस का, क्लॉज और फ्रेज के जो चैप्टर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर इन आवर कोर्स। एग्जाम्पल इसकी देख लो, व्हेन आई हैव फ्री टाइम आई लव टू रीड बुक्स। अब ये वाली अगर आप देख देख लो क्लॉज को, व्हेन आई हैव फ्री टाइम, जब मेरे पास फारिग वक्त होता है या जब मैं फ्री होता हूँ। नाउ व्हाट डज इट मीन, मीनिंग तो दे रहा है बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। दिस क्लॉज इज इन नीड ऑफ समथिंग एल्स टू गिव कंप्लीट मीनिंग, जैसे कि ये आई लव टू रीड बुक्स। अब इन दोनों को जब मिला दिया विद द हेल्प ऑफ कोमा, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्यों, क्योंकि आई लव टू रीड बुक्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और व्हेन आई हैव फ्री टाइम ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया गया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए। अब ये क्यों जरूरी है, आप इसको ज्वाइन क्यों करवा रहे हो, आप अलग अलग क्यों नहीं लिख रहे हो। इसका रीजन ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा स्ट्रक्चर होता है जब आप लिखते हो, आप दो सेंटेंस को ज्वाइन करके लिखते हो। आप सेंटेंस में फिर उससे अब क्या आता है आपकी राइटिंग में, आप मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को शॉर्टली बता सकते हो, आप आपकी राइटिंग में प्रिसीजन आ जाती है, आप बहुत बड़ी चीज़ों को बहुत कम वे में बता सकते हो, और इससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखती है आपके रीडर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में। लेकिन अभी इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये क्या होते हैं, इनको किस तरह लिखते हैं, किस तरह बनते हैं। दैट्स नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स लेटर इन आवर कोर्स, गॉट इट। अब इसका पर्पस भी क्या होता है, इसका पर्पस भी दो आइडियाज के दरमियान रिलेशनशिप शो करना होता है, ठीक हो गया। लास्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास आ जाती है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हम मल्टीपल क्लॉजेस को ज्वाइन करवा रहे होते हैं, जैसे कि आई लव रीडिंग बुक्स but my sister prefers watching movies and we often discuss our preferences. Now see, तीन हमारे पास clauses हैं, I love reading books but my sister prefers watching movies and we often discuss our preferences.
तो इस तरह मल्टीपल क्लॉजेस को जब हम कंज्वाइन करा के एक सेंटेंस बनाते हैं तो उनको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो मल्टीपल आइडियाज को कंबाइन करना होता है। अब ट्रस्ट मी, अगर इस सेंटेंस को आप इस तरह लिखते कि एक सेंटेंस बनाते हैं जिस तरह आई लव रीडिंग बुक्स, एक सेंटेंस फुल स्टॉप, फिर आप कहते हैं कि माई सिस्टर प्रीफर्स वाचिंग मूवी, फिर आप फुल स्टॉप लगाते थे, फिर आप कहते वी ऑफन डिस्कस आवर प्रेफरेंसेस, तो ये 3 सेंटेंस बन जाते हैं। और इन 3 सेंटेंस को आप लिखते, आपका जो रीडर होता है उस पर इतना इम्पैक्ट ना पड़ता। आपने इन तीनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इस वे में आपकी एक राइटिंग स्टाइल जो है अच्छा इंप्रेशन दे रही होती है रीडर को। और ये एक अच्छी टेक्निक होती है राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करने के लिए। और इनको प्रैक्टिस से गेन करना पड़ता है, नेचुरली अपनी राइटिंग में लाना पड़ता है। ठीक है, आई लव रीडिंग बुक्स बट माई सिस्टर प्रीफर्स वॉचिंग मूवीज एंड वी ऑफन डिस्कस आवर प्रेफरेंसेस। तो इसने इस सब उन तीनों को आपने ज्वाइन करा के कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन था कि इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं, और बेसिक इंट्रोडक्शन ऊपर जो हमने कर लिया था लैंग्वेज का, वर्ड्स का, अल्फाबेट्स का, वो सिर्फ इसलिए कि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और हमें पुश मिल जाए हम कोर्स को स्टार्ट कर लें। अब जो प्रॉपर बिगिनिंग होने वाली है कोर्स के लेक्चर्स की वो होने वाली है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे सेंटेंस में क्या है, आई लव रीडिंग बुक्स बट माई सिस्टर, जितने भी वर्ड्स हैं वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई कंजंक्शन है, कोई आर्टिकल है, कोई प्रिपोजिशन है, राइट। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है, तो उसके लिए हमें, और कौन सा क्या है और किसी को कहाँ यूज करना है, उसके लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने कोर्स की जो बिगनिंग करने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से करने वाले हैं। सो फॉर टुडे दैट्स इट। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू गेट enrolled in the course, the number is given, do contact on the number। and if you have any queries, any questions, any suggestions, the comment box is open, आप comment box में comment कर सकते हो। and lastly, if you have not subscribed my YouTube channel, do subscribe it for further details। thank you and take great care of yourself। Allah Hafiz।